नमस्ते जी, नमस्ते। क्या हाल-चाल, कैसी चल रही है पढ़ाई भई आप लोगों की? बिल्कुल, कैश फ्लो पढ़ेंगे। शुरू करें? कैश फ्लो स्टेटमेंट। देखो, पहली बात तो यहीं कुछ जो वर्ड है, वो समझने लायक है। पहला तो जो है, वो वर्ड है कि कैश का मतलब क्या? कैश का मतलब है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। या तो कैश या कैश के जैसा का जैसा। अब कैश का मतलब क्या है? कैश का मतलब है कि आपके खुद के पास कैश हो सकता है या बैंक में हो सकता है। कैश इक्विवेलेंट का मतलब क्या है? ऐसा कुछ भी एसेट जो क्या हो, रेडिली कन्वर्टेबल हो। मतलब कि आप जैसे चाहो उसे तब जो है वो कैश के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो। नॉर्मली ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन नॉर्मली जो हम कहते हैं कि भाई अगर कोई 3 मंथ्स के अंदर कैश में कन्वर्ट हो सकता है तो उसे हम कैश इक्विवेलेंट मानेंगे। और उसके अलावा क्या है, इनसिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ चेंज इन वैल्यू, और जिसकी वैल्यू के अंदर चेंज आने के चांसेस जो वो ना के बराबर है, बहुत कम है। जैसे आपने गोल्ड में इन्वेस्ट किया और गोल्ड जो है वो क्या हो सकता है, उसकी वैल्यू में जो फ्लक्चुएशन आ सकता है, तो उस केस के अंदर उसे कैश इक्विवेलेंट नहीं मानेंगे। अगर ऐसा है कि गोल्ड की वैल्यू के अंदर कोई चेंज नहीं आना है तो ही हम जो है कैश इक्विवेलेंट मानेंगे। या फिर कोई ऐसी सिक्योरिटी जैसे गवर्नमेंट जो है उसके डेप्ट वगैरह ले लिए, इंस्ट्रूमेंट ले लिया आपने, जिसकी वैल्यू के अंदर चेंज आने के चांसेस जो वो ना के बराबर है, तो वो आपका क्या कहलाएगा, कैश इक्विवेलेंट कहलाएगा। पहली चीज तो क्या है, कैश फ्लो स्टेटमेंट में जो है वो हम किसके बारे में बात करेंगे, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के बारे में बात करेंगे। सेकंड वर्ड जो वो क्या है, फ्लो। फ्लो का मतलब इनफ्लो या आउटफ्लो। या तो पैसा आए या पैसा जाए। जैसे आपने एक बिल्डिंग खरीदी और उसके बदले में आपने जो अपनी गाड़ी दे दी, तो क्या ये कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर आएगा? क्या नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कैश जो है वो ना तो आ रहा है ना जा रहा है, तो जरूरी है कि कैश या तो आए या जाए। तो बिल्डिंग खरीदी और उसके बदले में अगर आपने पैसा दिया है तब तो वो कैश फ्लो स्टेटमेंट में आएगा। अगर बिल्डिंग खरीदी और उसके बदले में गाड़ी दी है तो वो क्या, वो कैश फ्लो स्टेटमेंट में आएगा? क्या नहीं आएगा। रीजन क्या है? क्योंकि वहां पर कैश का फ्लो जो है वो नहीं हो रहा है। तो बहुत जरूरी है कि कैश का क्या हो,
फ्लो भी होना चाहिए। क्लियर है? और तीसरा तो सिंपल सा वर्ड है कि ये एक स्टेटमेंट है, अकाउंट नहीं है। ये एक स्टेटमेंट है, अकाउंट नहीं। मतलब कि डेबिट क्रेडिट के हिसाब से नहीं है, एक स्टेटमेंट के हिसाब से इसे बनाया जाता है। पहला क्वेश्चन आता है कि हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते क्यों हैं? हमने कहा कि सर क्योंकि हमें इससे कैश की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। उन्होंने कहा कैश की इन्फॉर्मेशन तो कैश बुक में भी मिल जाती है, तो फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने की जरूरत कहाँ है? समझ पा रहे हो बात? भाई कैश फ्लो स्टेटमेंट क्यों बनाए जब कैश की इन्फॉर्मेशन तो कैश बुक के अंदर ही अवेलेबल है? तो उन्होंने कहा कि नहीं, इसका कारण ये है कि जैसे समझिएगा, पहली बात तो हमने कहा कि कैश फ्लो स्टेटमेंट क्यों बनाए, तो उन्होंने कहा कि कारण ये है कि आप जो प्रॉफिट कहते हो, ये प्रॉफिट जो है वो सही वर्ड नहीं है कि भाई आपने कितना कैश जनरेट किया, ये इससे पता नहीं चलता। हमने कहा कैसे? तो उन्होंने कहा कि अगर आपने 2 लाख रुपए का प्रॉफिट बता रहे हैं तो क्या जरूरी है कि 2 लाख रुपए का कैश भी आया होगा? हमने कहा कि नहीं, ऐसा तो कोई जरूरी नहीं है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा जैसे आपने क्या किया, कैश जो है वो, इसीलिए हमने कहा कि भाई आप जो कैश भी साथ में बताओ। तो हमने क्या कहा, कैश बताया कि भाई कैश जो 1.5 लाख आया। तो आगे वाले ने कहा कि यार कैश तो सिर्फ 1.5 लाख आया। तो नेक्स्ट ईयर जो हमको पता चल गया कि आगे वाला जो कैश देखता है, तो हमने क्या कर दिया, उसने पूछा कि कैश कितना आया, हमने कहा कि कैश आया 5 लाख रुपए, जबकि प्रॉफिट कितना था नेक्स्ट ईयर, 2.5 लाख रुपए। तो ये कैश जो है वो 5 लाख कैसे आया? तो हमने क्या किया, मान लीजिए लास्ट के अंदर हमें कैश की हमें चाहिए था कि भाई कैश दिखना चाहिए, इस वजह से हमने क्या कर लिया, एक लोन ले लिया। लोन कितने का लिया? 3 लाख का लोन लिया। तो लोन लेके भी पैसा तो आ गया। समझ पा रहे हो बात? भाई पैसा तो आ चुका है, लेकिन क्या लोन लेके लिया गया पैसा आपको नहीं लगता आगे जाके जो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा? कैसे? सर आगे के टाइम के अंदर इसके ऊपर ब्याज भी देना पड़ेगा, ये जो पैसा लिया ये भी देना पड़ेगा, तो ये आगे के टाइम में समस्या जो करेगा। तो कैश बुक जो वो इन्फॉर्मेशन देता है, लेकिन वो एक्टिविटी वाइज इन्फॉर्मेशन नहीं देता कि पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है। जैसे कि पैसा गया और एसेट खरीदने में गया, तो उस केस के अंदर जो है वो हमें पता है कि एसेट अगर इस साल खरीदी है तो नेक्स्ट ईयर के अंदर आने वाले सालों में इसका फायदा मिलेगा, हमारी अर्निंग कैपेसिटी जो वो बढ़ेगी। अगर हमने पैसा आया है लेकिन वो लोन लेने से आया है, तो उस केस के अंदर हमें पता है कि इनका जो क्या करना होगा, हमें रीपेमेंट करना होगा, रीपेमेंट करना होगा। इस वजह से हमें क्या करना होगा, एक तरीके से एक्सपेंडिचर जो हमारा लगेगा। समझ पा रहे बात? और उसका खुद का रीपेमेंट वगैरह होगा। तो इन्होंने कहा कि आप क्या करो, एक स्टेटमेंट बनाओ और उस स्टेटमेंट में क्या करो, अलग अलग एक्टिविटी वाइज जो वो इंफॉर्मेशन दो, अलग अलग एक्टिविटी वाइज इंफॉर्मेशन जो वो दो। उन्होंने पूछा कि अकाउंटिंग का पर्पज क्या है? हमने कहा अकाउंटिंग का पर्पज है कि यूजफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, ताकि जो डिसीजन ले रहा है इस इंफॉर्मेशन के हिसाब से उसको सही इंफॉर्मेशन मिल जाए और वो सही डिसीजन जो वो ले पाए। तो उन्होंने कहा कि सही इंफॉर्मेशन तभी मानी जाएगी जब आप पूरी तरीके से उसे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करो। तो उन्होंने कहा कि आप क्या कीजिए, ये जो कैश फ्लो इनको अलग अलग एक्टिविटी के हिसाब से बांटिए। हमने कहा कैसे? तो उन्होंने कहा कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ये 3 कैटेगरी में जो सारे कैश फ्लो उनको जो है वो बांट दीजिए। हमने कहा ठीक है, तीनों में बांट देते, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग के अंदर। हमने कहा इन्वेस्टिंग में क्या आएगा? उन्होंने कहा कि ऑपरेटिंग नहीं पूछोगे, हमने कहा कि ऑपरेटिंग बाद में पूछेंगे। तो इन्वेस्टिंग में क्या आएगा? तो उन्होंने कहा कि लॉन्ग टर्म असेट्स के परचेज एंड सेल से होने
वाले इनफ्लो एंड आउटफ्लो। लॉन्ग टर्म एसेट जो है उनसे होने वाले इनफ्लो और आउटफ्लो जो किस में आएंगे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएंगे। हमने कहा ठीक है। फाइनेंसिंग में क्या आएंगे, तो उन्होंने कहा कि लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज कोमा कैपिटल एंड शॉर्ट टर्म बोरोविंग से रिलेटेड होने वाला इनफ्लो एंड आउटफ्लो। हमने कहा कहना क्या चाह रहे हो, इसका मतलब क्या है। उन्होंने कहा जैसे आपने कोई एक असेट जो वो सेल की और उससे पैसा आपको रिसीव हुआ, कौन सी एक्टिविटी में आएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। आपने कोई लॉन्ग टर्म एसेट खरीदी और उसके लिए आपने पैसे का पेमेंट किया, किस में आएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। आपने लोन लिया, डेब्ट इश्यू किया और उससे पैसा आया, या फिर कैपिटल इश्यू की, प्रेफरेंस शेयर इश्यू किए, इक्विटी शेयर इश्यू किया और उससे आपको पैसा रिसीव हुआ, तो उस केस के अंदर वो किस में आएगा, फाइनेंसिंग में आएगा। या फिर आपने शेयर बायबैक किए, या फिर डेब्ट का पेमेंट किया, या फिर लोन का पेमेंट किया, या शॉर्ट टर्म बोरोइंग भी है ना। अगर शॉर्ट टर्म बोरोइंग मतलब कि आपने उधार लिया है लेकिन कुछ समय के लिए लिया है, शॉर्ट पीरियड के लिए लिया है, तो उससे रिलेटेड भी अगर आपने पैसा उसका वापस भुगतान कर रहे हो, वहां पर पेमेंट कर रहे हो, या उसको लेते वक्त जो जब शॉर्ट टर्म लोन लिया तो आपको पैसा मिला, वो सारे के सारे किस में आएंगे, फाइनेंसिंग में आएंगे। क्लियर है, समझ पा रहे हो बात, क्लियर है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग यहाँ जो है वो शॉर्ट टर्म बोरोइंग कौन सी आएगी, आप पर्टिकुलर जो वो लोन है वो ले रहे हो। अगर बैंक ओडी है तो बैंक ओडी नॉर्मली कैश इक्विवेलेंट के अंदर ही जो वो आ जाती है, कि बैंक का जो बैलेंस जो वो नेगेटिव के अंदर चला जाता है। समझ पा रहे हो बात। यहाँ जो है जैसे आपने क्या किया, वर्किंग कैपिटल के लिए 3 लाख रुपए का लोन लिया, तो वो क्या होगा आपका शॉर्ट टर्म बोरोइंग। जैसे 3 महीने के लिए आपने वर्किंग कैपिटल के लिए लोन लिया है 3 महीने का, तो वो यहाँ पर आएगा। बैंक का ओडी बैलेंस जो होता है वो नॉर्मली क्या होता है, कैश इक्विवेलेंट के अंदर ही आता है। बैंक बैलेंस ही है वो माइनस के अंदर चला जाता है। समझ पा रहे हो बात। तो बैंक ओडी जो नॉर्मली कैश इक्विवेलेंट के अंदर ही कंसिडर होगा। यहाँ पर कैसा होगा, जो लोन लोगे आप। क्लियर है यहाँ तक का। अब इसके बाद में हमने कहा और कुछ नहीं आएगा इन्वेस्टिंग के अंदर, फाइनेंसिंग अंदर अंदर, तो उन्होंने कहा कि इनसे रिलेटेड इनकम एंड एक्सपेंडिचर जो है वो भी यहाँ आएंगे। और अगर इनसे रिलेटेड कोई इनकम और एक्सपेंडिचर है तो वो इसमें आएंगे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर। क्लियर है। हमने कहा कैसे, तो उन्होंने कहा जैसे कि आपने जो है वो आपके पास पैसा पड़ा था और आपने क्या कर दिया, जैसे कोई और कंपनी के इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट कर दिया, आपकी एक एसेट बनी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। क्लियर है। तो वो जो पैसा गया वो आउटफ्लो जो है वो किस में आएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। वहां जिसमें आपने जिस कंपनी में इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट किया है उस इन्वेस्टमेंट पे आपको डिविडेंड रिसीव हुआ, तो मेन सोर्स क्या है, लॉन्ग टर्म एसेट है, तो उससे रिलेटेड होने वाली इनकम जो है वो किस में आएगी, इसी में ही आएगी। समझ पा रहे हो बात। इसके अगेंस्ट में इधर देखें, अगर जैसे आपने कोई लोन लिया है तो लोन लिया तो वो किस में आया, फाइनेंसिंग में आया, और कल को आपने उस लोन का जो इंटरेस्ट का पेमेंट किया, तो मेन सोर्स क्या है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है, तो उससे रिलेटेड जो आप पेमेंट कर रहे हो तो वो भी किस में आएगा, फाइनेंसिंग के अंदर आएगा। तो इस वजह से कहा जाता है कि डिविडेंड जब रिसीव्ड होता है तो वो इन्वेस्टिंग में आता है, और डिविडेंड जब पेड होता है तो उस केस के अंदर वो फाइनेंसिंग के अंदर आता है।
इंटरेस्ट जब रिसीव्ड होता है तो वो इन्वेस्टिंग में आता है, इंटरेस्ट जब पेड होता है तो वो फाइनेंसिंग में आता है। रीजन क्या है? क्योंकि डिविडेंड रिसीव कब होगा? डिविडेंड रिसीव होगा तब जब आपने क्या किया हो, कहीं इन्वेस्ट किया हो, तो आपकी इन्वेस्टिंग से रिलेटेड है। इंटरेस्ट कब रिसीव होगा? जब आपने किसी को लोन दिया हो, आपने असेट क्रिएट की हो, तो उससे रिलेटेड इंटरेस्ट जब रिसीव होगा तो वो किस में आएगा? इन्वेस्टिंग में। जबकि इंटरेस्ट का पेमेंट करोगे कब? जब आपने लोन लिया, या डिविडेंड का पेमेंट करोगे कब? जब आपने कैपिटल इश्यू की। समझ पा रहे हो बात यहां तक की? हमने कहा चलो ये तो ठीक है, ये जो एक और है आपकी ऑपरेटिंग, इसमें क्या आएगा? हमने पूछा इस ऑपरेटिंग के अंदर क्या आएगा, तो इन्होंने कहा कि ये आपका कोर बिजनेस एरिया से आने वाला इनफ्लो एंड आउटफ्लो। हमने कहा मतलब कि जैसे आप फर्नीचर का काम करते हो तो फर्नीचर को सेल करने से, अगर आप बैंक का काम करते हो तो उस केस के अंदर बैंक के अंदर नॉर्मल इंटरेस्ट की इनकम जो क्या होती है? ट्रेडिंग इनकम होती है, तो वो इनकम, या फिर आप डेटर से पेमेंट रिसीव करते हो, क्रेडिटर को पेमेंट करते हो, इन्वेस्टमेंट कंपनी हो तो उस केस के अंदर जो इन्वेस्टमेंट की नॉर्मल इनकम होती है वो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। समझ पा रहे हो बात? तो ये इसकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। अगर जैसे बैंकिंग है तो बैंकिंग के लिए जो इन्वेस्टमेंट है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, तो बैंक को जो इंटरेस्ट रिसीव होता है वो किस में चला जाता है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। वहीं पर बैंक ने जो इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए किया है, अगर कमाने के लिए नहीं किया है, और सॉरी मतलब उसके ऊपर ट्रेड करने के लिए नहीं और कमाने के लिए अगर इन्वेस्टमेंट किया और उससे कुछ रिसीव होगा तो वो इन्वेस्टिंग में आएगा। समझ पा रहे हो भाई? फर्नीचर वाले के लिए फर्नीचर जो क्या है, एक तरीके से गुड्स है, लेकिन दूसरी जो कंपनी है उसके लिए फर्नीचर क्या है? एक तरीके से असेट है। तो वो नॉर्मल कॉन्सेप्ट यहाँ भी चलेगा। तो आपका जो कोर बिजनेस एरिया है उससे जो भी इनफ्लो और आउटफ्लो होगा वो सारा का सारा यहाँ आएगा। हमने कहा कि सर अगर कोई कैश फ्लो ऐसा आ जाए जो इन तीनों में कंफ्यूजन हो कि यहाँ आएगा या यहाँ आएगा, यहाँ यहाँ आएगा, कोई इस तरीके का कैश फ्लो हो जाए, तो हमने कहा कि कौन सा ऐसा कौन सा हो सकता है? तो उन्होंने कहा कि जैसे इनकम टैक्स पे किया तो वो ना तो फाइनेंसिंग में आ रहा है, ना इन्वेस्टिंग में आ रहा है, ना ऑपरेटिंग में आ रहा है, तो उसको क्या करें? तो उन्होंने कहा कि ये एक तरीके से आपका रेजिडरी एंट्री है। हमने कहा मतलब कि जो और कहीं ना आए वो यहाँ आएगा। क्लियर है? गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। तो भाई यहाँ तक का एक बार वापस देख लीजिए। अगर बात करें हम इन्वेस्टिंग की, सबसे पहले क्या देखना है कि जो कैश फ्लो है वो कौन सी एक्टिविटी से। तो कैश फ्लो अगर हमारी लॉन्ग टर्म एसेट से रिलेटेड है तो उस केस के अंदर वो जो है वो क्या होगा? हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से होने वाला कैश फ्लो होगा। अगर वही हमारा लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी या कैपिटल या शॉर्ट टर्म बोरोइंग से रिलेटेड है, उससे रिलेटेड पैसा आ रहा है या पैसा जा रहा है, तो उस केस के अंदर वो हमारा क्या कहलाएगा? फाइनेंसिंग कहलाएगा। उसके साथ साथ ध्यान ये रखना है, अगर सोर्स इन्वेस्टिंग है तो उससे रिलेटेड होने वाले इनकम और एक्सपेंडिचर भी जो है वो इन्वेस्टिंग में जाएंगे। अगर सोर्स जो है वो फाइनेंसिंग है तो उससे रिलेटेड होने वाले इनकम और एक्सपेंडिचर भी फाइनेंसिंग में जाएंगे। कैसे? कि अगर हमने हमारे पास पैसा था और हमने क्या कर दिया, किसी कंपनी में इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट कर दिया या प्रेफरेंस शेयर में इश्यू कर इन्वेस्ट कर दिया, तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगी? एक तरीके से असेट बनेगी, तो वो हमारे लिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होगी। अब उस पे कल को कोई डिविडेंड रिसीव होगा तो सोर्स क्योंकि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है तो उससे रिलेटेड इनकम जो है वो भी क्या होगी? इन्वेस्टिंग होगी। हमने लोन लिया, वो फाइनेंसिंग है, तो उसके ऊपर देने वाला इंटरेस्ट जो होगा, जो इंटरेस्ट दिया जाएगा वो भी किस में जाएगा? फाइनेंसिंग में जाएगा। ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या है? जो आपका कोर बिजनेस एरिया से होने वाला जो भी आपका इनफ्लो या आउटफ्लो है वो सारा का सारा क्या होगा? इसके अंदर आएगा, ऑपरेटिंग के अंदर आएगा। और उसके अलावा अगर कोई ऐसा है जो रेजिडरी है, मतलब कि जो कहीं नहीं आ रहा है, तो उसके लिए भी जो जगह है वो कौन सी है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। तो ये रेजिडरी एंट्री भी जो है वो कहाँ पर आएगी? इसके अंदर आएगी। कुछ जो है पॉइंट, जैसे आपने कस्टमर को जो उधार दिए तो वो किस में आएंगे? कस्टमर को उधार दिया, कस्टमर से उधार लिया,
कस्टमर को उधार दिया, कस्टमर से उधार लिया वगैरह, या सप्लायर को उधार दिया, सप्लायर को उधार लिया, वो किस में आएगा? ऑपरेटिंग के अंदर आएगा। नहीं, ऑपरेटिंग के अंदर आएगा। समझ पा रहे हो बात? क्यों? क्योंकि ये आपका कोर बिजनेस एरिया भाई। सप्लायर को आपको उधार देना पड़ेगा, उधार उससे लेना पड़ेगा, कस्टमर जो है उसको उधार देना पड़ेगा, उससे उधार लेना पड़ेगा। ये आपके बिजनेस का हिस्सा है। अगर तो उस केस के अंदर वो क्या होगा? ऑपरेटिंग आएगा। समझ पा रहे हो बात? अगर वहीं पर आप किसी और को उधार दे रहे हो ताकि आप उससे इंटरेस्ट कमा पाओ, समझिएगा, आप कस्टमर को उधार इस वजह से नहीं देते हो कि आप उससे इंटरेस्ट कमाओ, आप कस्टमर को उधार देते हो ताकि आप अपने बिजनेस को ग्रो कर पाओ। अब अपने सप्लायर को उधार देते हो, वो इस वजह से देते हो ताकि आप बिजनेस को ग्रो कर पाओ, स्मूथली कर पाओ। वहां पर आप उससे इंटरेस्ट कमाने के उद्देश्य से नहीं दे रहे हो। समझ पा रहे हो बात? क्या समझ आ रही है बात? क्लियर है? शेयर इश्यू करते वक्त जैसे, सॉरी, जैसे आपने जब इंटरेस्ट का पेमेंट कर रहे थे, आपने लोन लिया, उसके ऊपर इंटरेस्ट का पेमेंट कर रहे थे, और इंटरेस्ट का पेमेंट करते वक्त आपको टैक्स का पेमेंट करना पड़ा, तो वो टैक्स का पेमेंट जो किस कैटेगरी में आएगा? वो टैक्स का पेमेंट किस कैटेगरी में आएगा? ऑपरेटिंग में। कैश एडवर्टाइजमेंट है तो फाइनेंसिंग में। समझ पा रहे हो बात? क्यों? क्योंकि मेन सोर्स जो फाइनेंसिंग है, तो उससे रिलेटेड जो होगा वो भी किस में जाएगा? फाइनेंसिंग के अंदर जाएगा। समझिएगा, इनकम टैक्स जो है वो यहाँ आ रहा है। क्यों आ रहा है इनकम टैक्स? इनकम टैक्स इस वजह से आ रहा है क्योंकि इनकम टैक्स जो वो किसी से रिलेटेड नहीं है। समझिएगा, इनकम टैक्स जो वो यहाँ आता है किस वजह से? क्योंकि वो रेजिडरी है, वो किसी से रिलेटेड नहीं है। लेकिन अगर कोई टैक्स किसी पर्टिकुलर से रिलेटेड है तो वो वहां आएगा। समझ पा रहे हो बात? जैसे आपने डिविडेंड पे किया, और डिविडेंड पे करते वक्त आपने डीडीटी का पेमेंट किया, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स का पेमेंट किया, तो डिविडेंड पे करना जो है वो क्या है? फाइनेंसिंग है। तो उसके ऊपर दिया जाने वाला टैक्स भी क्या होगा? फाइनेंसिंग होगा। डिविडेंड रिसीव हो रहा था, और रिसीव होते वक्त आपको जब रिसीव हुआ तो उसके ऊपर आपने टैक्स का पेमेंट किया, तो डिविडेंड का रिसीव होना क्या है? एक तरीके से इन्वेस्टिंग है। तो डिविडेंड का रिसीव होना इन्वेस्टिंग है, तो उसके ऊपर दिया जाने वाला टैक्स जो है वो भी क्या होगा? इन्वेस्टिंग होगा। इनकम टैक्स का पेमेंट जो है वो ना इन्वेस्टिंग में आ रहा है ना फाइनेंसिंग में आ रहा है, तो उसके लिए रेजिडरी जो है वो क्या रहेगा? ऑपरेटिंग रहेगा। क्लियर है? समझ पा रहे हो बात? कोई ऐसा और पॉइंट जिसके अंदर आपको लगे कि इसमें मुझे डाउट आ सकता है तो वो बता दीजिए। क्लियर है भाई यहाँ तक का? जैसे इंश्योरेंस क्लेम जो है वो रिसीव हुआ, असेट के, फिक्स्ड एसेट के जो है वो आग से खराब हो जाने के कारण अदर को किया है, तो उस केस के अंदर इन्वेस्टिंग में आएगा। आपका फिक्स एसेट था, वो आग के हवाले हो गया, और उसके वजह से आपको वापस वही आएगा, इन्वेस्टिंग में आएगा। आपने किसी अदर पार्टी को लोन दिया, एडवांसेस दिए इन्वेस्टिंग में, उसकी वापस रिसिप्ट होगी, किस में आएगा? इन्वेस्टिंग में। समझ पा रहे हो बात? इन्वेस्टिंग सही है, बिल्कुल सही है। इन्वेस्टिंग बिल्कुल सही है। फिक्स एसेट जल के खराब हो गई, फिक्स एसेट जल के खराब हो गई और इंश्योरेंस क्लेम से पैसा मिल गया, किस में आएगा? इन्वेस्टिंग में। समझ पा रहे हो बात? क्लियर है? इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, एक एस 5 है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 है, जो क्या कहता है? जो कहता है नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड, प्रायर पेड आइटम और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। वो कहता है कि अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है तो उसको आप इस तरीके से शो कीजिएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, ताकि उसका इम्पैक्ट जो वो अलग से नजर आए। तो अगर कोई आग लगने की वजह से या कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है तो उसका इम्पैक्ट अलग से दिखना चाहिए, मतलब कि उसकी हेडिंग जो वो अलग से शो होनी चाहिए। मतलब कि अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम को कैश फ्लो स्टेटमेंट में अलग से लिखोगे, लिखोगे उसी कैटेगरी में, है ना?
अगर इन्वेस्टिंग से रिलेटेड कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम लिखे लिखा इन्वेस्टिंग में ही जाएगा, बस इन्वेस्टिंग में उसे अलग से शो होना चाहिए ताकि इन्वेस्टर को जो सॉरी डिसीजन मेकर है या जो रीडर है उसको समझ आए कि हाँ ये एक अलग से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है। समझ पा रहे हो बात? तो ये कौन कहता है? एस 5 कहता है कि भाई अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है, चाहे कैश फ्लो स्टेटमेंट में कहीं पे भी लिख रहे हो, जिस भी कैटेगरी से उसी कैटेगरी में लिखिए, बस उसका इम्पैक्ट जो वो अलग से शो होना चाहिए। समझ आ रही बात? किस तरीके से बनाया जाए? बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी इसके अंदर जो वो ऐसा पॉइंट है ही नहीं जिसमें आपको डाउट है। कैश फ्लो स्टेटमेंट दो मेथड है आपके। पहला डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड क्या कहता है कि भाई सीधा सीधा सही सही तरीके से लिख दीजिए। हमने कहा कैसे, तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले कीजिए कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, जिसके अंदर जो वो आपके लिख दीजिए जो भी है। तो हमने कहा कि क्या क्या, जैसे कैश सेल्स हुई, रिसिप्ट फ्रॉम डेटर हो गया, पेमेंट टू सप्लायर हो गया, कैश परचेज हो गया, कैश परचेज हो गया, ऑपरेटिंग इनकम रिसीव्ड, ऑपरेटिंग एक्सपेंस पेड। यहाँ कितना लिखेंगे? जितना रिसीव हुआ जितना पे हुआ है। बिल्कुल नेचर ऑफ बिजनेस पे डिपेंड करता है, 100% डिपेंड करता है। अगर बैंक है तो बैंक के लिए जो इंटरेस्ट वो है ऑपरेटिंग हो सकता है। समझ पा रहे हो बात? क्योंकि उसका काम ही यही है। ऑपरेटिंग एक्सपेंस पेड, ऑपरेटिंग इनकम रिसीव्ड और इनकम टैक्स पेड, इस तरीके से लिखोगे तो ये क्या आ जाएगा आपको? नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। फिर नेक्स्ट हेडिंग डालोगे आप कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, जिसमें लिखोगे सेल ऑफ असेट से कितना रिसीव हुआ, उसमें से परचेज ऑफ असेट में कितना गया, उसके बाद में डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड। ठीक है। अगर लोन आप अदर पार्टी को देते हो और इंटरेस्ट रिसीव होता है तो वो इन्वेस्टिंग में आएगा। अगर आप कस्टमर या सप्लायर से कुछ इंटरेस्ट वगैरह रिसीव होता है तो वो ऑपरेटिंग के अंदर ही आ जाएगा। क्लियर है? वैसा वैसा फिर नेक्स्ट करोगे, यहाँ कर दोगे नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। उसके बाद में लिखोगे आप नेक्स्ट हेडिंग कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, जिसके अंदर जो है वो आप लिख दोगे
रिसिप्ट फ्रॉम इश्यू ऑफ शेयर्स, रिसिप्ट फ्रॉम लोन टेकन, या फिर डेप्ट इश्यूड, पेमेंट ऑन बायबैक, पेमेंट ऑफ लोन, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, पेमेंट ऑफ डिविडेंड, वगैरह वगैरह जो वो लिखोगे, फिर आपका क्या आ जाएगा, नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इसमें क्या कर दोगे, ऐड, सॉरी, फिर जो तीनों का टोटल कर दोगे तो वो क्या जाएगा, नेट कैश फ्लो फॉर द पीरियड। तीनों का जो वो टोटल कर दोगे, ए बी और सी जो है उनका, इसमें क्या कर दोगे, ऐड ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तो आपको क्या मिल जाएगा, क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। क्लियर है? तो ये जो है बिल्कुल सिंपल सा चलता है, इस तरीके से जो आपका ये बन जाएगा। रेंट रिसीव्ड जो है वो कहाँ आएगा, रेंट जैसे किससे रिसीव हुआ है, जैसे एक तो आपकी बिल्डिंग जो वो बड़ी थी, या फिर आपने जो बिल्डिंग खरीदी थी कि आपके पास पैसा एक्स्ट्रा पड़ा था, उस वजह से आपने बिल्डिंग खरीद ली। जैसे मैं फर्नीचर का काम करता हूँ, पैसा बच गया, इस वजह से मैंने पास में एक बिल्डिंग खरीद लिया, अब उसका क्या करूँ, उस वजह से मैंने क्या कर दिया, उसको किराए पे दे दिया। तो उस केस के अंदर वो बिल्डिंग क्या है, मेरी एक तरीके से इन्वेस्टमेंट है, तो उस केस के अंदर वो रेंट जो मेरा क्या हो जाएगा, इन्वेस्टिंग हो जाएगा। समझ पा रहे हो बात? जबकि मेरा काम यही है, मैं बिल्डिंगें बना बना के क्या करता हूँ, किराए पे देता हूँ और बेचता हूँ, इस तरीके का ही काम है, मैं बिल्डर ही हूँ। तो उस केस के अंदर रेंट रिसीव्ड मेरे लिए क्या हो जाएगा, ऑपरेटिंग हो जाएगा। नमस्ते जी, नमस्ते। क्लियर है भाई यहाँ तक का? भाई यहाँ तक का क्लियर है आपको? अब इसके बाद में आता है एक और तरीका, जिसे हम कहते हैं इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड के अंदर क्या है, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग के अंदर कोई भी फर्क नहीं आएगा, सिर्फ ऑपरेटिंग जो है उसको अलग तरीके से बनाया जाएगा। ऑपरेटिंग को अलग तरीके से किस तरीके से बनाया जाएगा, सिंपल सा समझिएगा। ये क्या कहता है कि आप क्या करो, अपने इनकम को एडजस्ट करके जो वो कैश फ्लो कैलकुलेट करो। हमने कहा कैसे, तो उन्होंने कहा कि आप क्या करते हो, हमने कहा बताओ क्या करते हैं, तो उन्होंने कहा आप एक ट्रेडिंग एंड पी&एल बनाते हो क्या। हमने कहा बिल्कुल, ट्रेडिंग एंड पी&एल अकाउंट। उसमें क्या करते हो, हमने कहा लिखते हैं टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेज, बाय सेल्स, बाय क्लोजिंग स्टॉक। यहाँ हमें मिल जाता है टू सीपी, फिर हम क्या करते हैं, बाय सीपी ग्रॉस प्रॉफिट। फिर इसमें से जो वो पी&एल बनाते हैं, पी&एल के अंदर जो क्या करते हैं, हम हमारे बाय जीपी, फिर जो वो इनकम और एक्सपेंडिचर लिखते हैं, जैसे बाय कमीशन, बाय
डिविडेंड, डिविडेंड इनकम बाय इंटरेस्ट इनकम टू स्टेशनरी टू सैलरी टू डेप्रिसिएशन, और उसके अलावा टू प्रोविजन फॉर पेडर्स, टू इंटरेस्ट एक्सपेंस, टू प्रोविजन फॉर टैक्स, और ये आ जाता है हमारा टू नेट प्रॉफिट। और अगर आगे जाएं तो हम कभी कभी इसको बंटवारा भी करते हैं। बंटवारा करते हैं तो पी एंड एल अप्रोप्रिएशन एक बंटवारे के लिए अकाउंट और बनाते हैं बाय नेट प्रॉफिट, जिसमें से कुछ जो पैसा मान लीजिए जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया, कुछ जो वो आपने प्रपोज डिविडेंड कर दिया, ठीक है, और बाकी का जो वो आपने पी एंड एल अकाउंट बैलेंस शीट में जो वो ट्रांसफर कर दिया। क्लियर है? यही करते हो भाई, यही करते हो आप नॉर्मली ट्रेडिंग एंड पी एंड एल। उन्होंने कहा कि दूसरा तरीका जो है वो ये है कि आप क्या कीजिए, इसी को जो है वो एडजस्ट करके अपना जो है वो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो वो कैलकुलेट कीजिए। हमने कहा ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उन्होंने कहा एक बार जो आप यहाँ से शुरू कीजिए, पहले अपन एक बार यहाँ से शुरू करना सीख लेते हैं, फिर जो ये वाला पी एंड एल अप्रोप्रिएशन जो वो शुरू कर लेंगे। तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले आप क्या लिखिए, ये कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। आपको क्या करना है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैलकुलेट करना है। हमने कहा बिल्कुल। तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो लिख दीजिए नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। हमने कहा ठीक है। उन्होंने कहा फिर इसमें क्या कर दीजिए, एक तो ऐड कर दीजिए प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स। जो इनकम टैक्स का प्रोविजन है ना, वो आप लेस कर दीजिए। हमने कहा कि प्रोविजन क्यों लेस करते हैं, उन्होंने कहा देखो प्रोविजन का ऐसा है कि उसका एक्चुअल पेमेंट अलग होता है और बाकी कुछ चीज़ें जो अलग होती है, इसको अपन थोड़ा सा बाद में जो वो डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, हमने कहा कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिर उन्होंने कहा कि देखो ये है आपका ट्रेडिंग एंड पी&एल। हमने कहा बिल्कुल ये है। तो उन्होंने कहा देखो इसमें से ये खर्चे आपने लेस किए। हमने कहा हाँ। ये इनकम आपने ऐड की, तब आपको नेट प्रॉफिट मिला। हमने कहा हाँ बिल्कुल सही बात है, ये खर्चे थे लेस हुए और ये इनकम है जो ऐड हुई, इन इनकम में से ये खर्चे लेस किए तो हमें नेट प्रॉफिट मिला। उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने कहा कि क्या इसमें से कोई ऐसा आइटम है जो आपको लेस नहीं करना चाहिए था और लेस कर दिया है? मैंने कहा ऐसा कौन सा आइटम है? उन्होंने कहा कैलकुलेट क्या कर रहे हो? हमने कहा कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। उन्होंने कहा ठीक है, वापस बोलो क्या? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कि कहीं ऐसा तो कोई आइटम नहीं लिखा जिसमें कैश का फ्लो हुआ ही नहीं हो? मैंने कहा हाँ है ऐसा कुछ। तो उन्होंने कहा कि उसका कुछ जो एडजस्टमेंट किया उसको रिवर्स कर दो। हमने कहा क्यों? ताकि उसका एडजस्टमेंट खत्म हो जाए। हमने कहा ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि और कुछ? हमने कहा कि कैलकुलेट क्या करना है कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो उन्होंने कहा कि ऐसा तो कुछ नहीं है जो आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है और लेस हो चुका है। हमने कहा हाँ हो चुका है, ऐसा भी कुछ लेस तो हो चुका है। उन्होंने कहा क्या? तो हमने कहा जैसे ये इंटरेस्ट एक्सपेंस जो है ये हमारा फाइनेंसिंग है, लेकिन हम तो लेस कर चुके हैं। तो उन्होंने कहा कि इसको वापस क्या कर दो, ऐड कर दो। हमने कहा क्यों? कि इसका इफेक्ट जो वो खत्म हो जाएगा। हमने कहा ठीक है। तब तो ऐसा कर रहे हो तो इनकम साइड में भी देखो। हमने कहा हाँ देखेंगे। उन्होंने कहा कि क्या कोई ऐसा नॉन कैश इनकम है जो आपकी ऐड हो रखी है? हमने कहा नॉन कैश तो कोई दिख नहीं रहा है, अगर होता तो वो भी लेस कर देते। ठीक है, कोई नॉन ऑपरेटिंग इनकम है क्या? हमने कहा हाँ नॉन ऑपरेटिंग, ये देखो डिविडेंड इनकम, ये नॉन इन्वेस्टिंग है लेकिन ये यहाँ लिखी गई है क्योंकि इनकम है तो पी&एल तो उसके हिसाब से बनेगा। तो उन्होंने कहा कि ऐड हो रखी है। हमने कहा हाँ। तो उन्होंने कहा कि इसको क्या कर दो, लेस कर दो। तो हमने कहा ठीक है। तो उन्होंने कहा कि
सबसे पहले तो क्या करो, आप जो आपका कैश फ्लो है उसमें क्या कर दो, ऐड कर दो नॉन कैश एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और ऐड कर दो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस एंड लॉसेस। फिर उसके बाद में अगर कोई आपका नॉन कैश इनकम या जो है वो गेन्स है, उसे क्या कर दो, लेस कर दो। ठीक भाई। और नॉन ऑपरेटिंग इनकम एंड गेन्स जो है वो लेस कर दो। क्लियर है यहाँ तक का? हमने कहा ठीक है, आप ये तो करवा रहे हो, लेकिन शायद आपको जो है वो अकाउंटिंग आती नहीं है। उन्होंने कहा कैसे? हमने कहा कि भाई बात ऐसी है कि यहाँ सेल जो है वो जैसे हमने 3 लाख लिखी है ना, इसका मतलब ये नहीं कि 3 लाख रुपए मिले हैं, वैसा कमीशन का यहाँ जैसे 50,000 रुपए लिखे हैं ना, तो इसका मतलब 50,000 रिसीव नहीं हुए, 50,000 अक्रू हुए। हो सकता है 50,000 रिसीव हो सकता है 40,000 हो सकता है कि 60,000 हो। उन्होंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हो सकता है ऐसा कुछ। उन्होंने कहा सेल अगर जितनी हुई है उससे आपको पैसा ज्यादा मिलेगा या कम मिलेगा तो उसका इम्पैक्ट आखिर जाएगा कहाँ? हमने कहा उसका इम्पैक्ट जाएगा डेटर के अकाउंट में। भाई कैश सेल्स है तब तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, लेकिन अगर क्रेडिट सेल है, कैश सेल होती अगर पूरी 3 लाख तो पूरी 3 लाख कैश में ही रिसीव होती, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं थी। लेकिन अगर ये क्रेडिट सेल है और इसमें से 3 लाख की जगह, क्रेडिट सेल के केस में 3 लाख की जगह जो वो हो सकता है कुछ उधार रहा हो सकता है कि ऐसा कुछ रहा हो, तो उन्होंने कहा कि उसका इफेक्ट कहाँ आएगा? हमने कहा उसका इफेक्ट आएगा हमारे डेटर के अकाउंट में। हमने कहा कैसा कैसा? परचेज के अंदर भी यहाँ 2 लाख लिखा है, लेकिन 2 लाख का तो पेमेंट हुआ हो नहीं हुआ कोई जरूरी नहीं। तो उन्होंने कहा कि इसका इम्पैक्ट कहाँ जाएगा? उन्होंने कहा कि, हमने कहा कि भाई क्रेडिटर के अंदर जाएगा। कि ठीक। सैलरी यहाँ पर जैसे 40,000 लिखी है, 40,000 की जगह आपने 30,000 अगर पे किए तो क्या होगा? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस नाम के करंट एसेट होगी। क्लियर है? वैसा वैसा अगर ज्यादा पे कर दिया है तो प्रीपेड एक्सपेंस नाम की चीज होगी। समझ आ रही बात? तो उन्होंने कहा कि सिर्फ इतने जो इम्पैक्ट खत्म करने से, इनको प्लस माइनस करने से काम नहीं बनेगा। अगर आपको कैश फ्लो कैलकुलेट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपकी जो करंट ऑपरेटिंग एसेट है उनके अंदर इंक्रीज और डिक्रीज जो है वो भी देखना पड़ेगा। इंक्रीज इन करंट ऑपरेटिंग, पूछा भाई कि क्या करें, प्लस करें या माइनस करें? उन्होंने कहा कि एक काम करो, अभी समझाते हैं। ये आपका डेटर का अकाउंट है, ये टू बैलेंस बीडी है। आप डेटर से शुरू में मांगते थे 50,000, ठीक है। इंक्रीज का चेक करें, बाय बैलेंस सीडी लास्ट में हो गया 70,000। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि भाई आप साल के शुरुआत में लोगों से मांग रहे थे 50,000 रुपए, आप साल के अंत में लोगों से मांग रहे हो 70,000 रुपए। आप साल के शुरुआत में 50,000 मांग रहे हो किसी से, जैसे मैं आपसे आपसे साल के शुरुआत में 50,000 मांग रहा हूँ और साल के अंत में आपसे 70,000 रुपए मांग रहा हूँ। इसका मतलब क्या है? मैंने 20,000 रुपए और उधार दिए होंगे आपको। समझ पा रहे बात? भाई तभी जो वो अमाउंट ज्यादा हुआ है। तो उन्होंने कहा कि अगर इंक्रीज इन करंट एसेट है, इसका मतलब क्या हुआ है? आउटफ्लो हुआ है। आउटफ्लो हुआ मतलब उसको क्या करूं? लेस करूं। समझ आ रही है बात? कि भाई अगर डेटर जो वो शुरुआत में 50,000 था और लास्ट में है 70,000 हो गया, इसका मतलब साल के शुरुआत में हम लोगों से 50,000 मांग रहे थे, साल के अंत में हम लोगों से 70,000 मांग रहे हैं। इसका मतलब हमने इस साल के अंदर 20,000 जो वो क्या किए होंगे और उनको उधार दिए होंगे, और उनको उधार दिए होंगे मतलब आउटफ्लो किया होगा। आउटफ्लो किया होगा तो मतलब कि हमें क्या करना है? उसको लेस करना है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। यहीं पर अगर साल के शुरुआत में हम 50,000 मांग रहे थे लोगों से,
साल के अंत में हम 40,000 ही मांग रहे हैं, इसका मतलब क्या है 10,000 रुपये हमें उनसे क्या हो गए, रिसीव हो गए। तो हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे डिक्रीज इन करंट ऑपरेटिंग असेट्स। इसके जस्ट अगेंस्ट जो है वो अगर आपकी लाइबिलिटी होती तो क्या होता, ये हो गया आपका क्रेडिटर। साल के शुरुआत के अंदर जो वो मान लीजिए बाय बैलेंस बीडी और टू बैलेंस सीडी। साल के शुरुआत में जो वो लोग आपसे मांग रहे थे 50,000, साल के अंत में जो वो लोग आपसे मांग रहे हैं 70,000। इसका मतलब क्या है, इस साल के अंदर आपने 20,000 रुपये जो वो उनको उनसे उधार लिए, मतलब कि आपको क्या हुआ है, इनफ्लो हुआ है। ठीक है, तो क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे इंक्रीज इन करंट ऑपरेटिंग लाइबिलिटी और लेस कर देंगे डिक्रीज इन करंट ऑपरेटिंग लाइबिलिटी। क्लियर है। और इसके बाद में क्या कर दीजिएगा, लेस कर दीजिएगा टैक्स पेड ड्यूरिंग द पीरियड। हमने कहा ये टैक्स का यूं इस तरीके से स्टेटमेंट में इम्पैक्ट क्यों डलवाया, तो उन्होंने कहा देखो टैक्स में जो कई चीजें होती है, डेफर्ड टैक्स एसेट, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, इस साल का टैक्स आगे वाले साल में देते हो, आगे वाले साल का इस साल में देते हो, ऐसी हजार चीजें होती है। तो प्रोविजन जो वो क्या होता है भाई, कुछ खर्चे जो वो क्या होते हैं इनकम टैक्स में अलाउ होते हैं, कुछ खर्चे जो इनकम टैक्स में अलाउ नहीं होते। तो इनकम के हिसाब से आप प्रोविजन तो टैक्स का बना देते हो, लेकिन पेमेंट की लाइबिलिटी हो सकता है कई बार साल के में जो स्टार्टिंग के अंदर आपको जो एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन मिलता है, इनकम कम कर देते हैं, कभी 100% डेप्रिसिएशन मिल जाता है, कभी डेप्रिसिएशन आपको अलाउ ही नहीं करता है। तो उस वजह से क्या हो सकता है, टाइमिंग एरर आ सकता है। टाइमिंग एरर मतलब कि आज जो है वो टैक्स कम देना पड़ रहा है, उसकी वजह से कल को टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा, या इसका ऑपोजिट आज टैक्स ज्यादा दिया उसकी वजह से आगे जो टैक्स कम देना पड़ेगा, इस तरीके की सिचुएशन हो सकती है। तो उन्होंने कहा कि इन सबसे झंझट से हटने के लिए आपने क्या किया, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स का जितना लेस किया वो क्या कर दो, ऐड कर दो, ताकि उसका इम्पैक्ट खत्म हो, और जितना पे किया वो सीधा सीधा लास्ट में लेस कर दो, ताकि वो उसका टैक्स का जो सीधा सीधा ट्रीटमेंट हो जाए। अब अगर किसी को लगे कि भाई नहीं मेरे को तो ये सारी चीजें जो वो लगता है कि इससे जो कैश फ्लो में एग्जैक्ट जो अमाउंट नहीं आएगा, तो हम जो है उसको चेक भी कर सकते हैं। जैसे कि आप एक का चेक कर लीजिए, जैसे आपका एक डेटर और प्रोविजन के अकाउंट से चेक कर लेते हैं। डेटर अकाउंट है और ये आपका प्रोविजन और बैड डेट्स अकाउंट। डेटर का मान लीजिए शुरुआत में बैलेंस था टू बैलेंस बीडी 2 लाख रुपए, एक कम रखते हैं ना, कौन माथा फोड़ी करेगा इतनी कैलकुलेशन। शुरुआत में था 50,000 रुपये, उसमें से फिर जो वो टू क्रेडिट सेल्स, इस साल जो आपने क्रेडिट सेल की 1 लाख रुपए की, जिसमें से बाय बैड डेट्स हो गया आपका 10,000 का, और बाय कैश रिसीव हो गया आपका 80,000 का, और बाय बैलेंस सीडी जो है वो आपका हो जाएगा
नहीं 90 नहीं, 1,10,000, 1,10,000। क्लियर है। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेप्ट, तो इसमें जो वो आपका क्या है, बाय बैलेंस बीडी आपका जो है वो जैसे 10,000 है या 15,000 कर दो फिर, जिसमें से टू बैड डेट्स हो गया आपका 10,000, और क्लोजिंग बैलेंस आपको रिक्वायर्ड है टू बैलेंस सीडी, आपको क्लोजिंग बैलेंस रिक्वायर्ड है 20,000, तो 30 में से बाकी का आपने क्या कर दिया बाय पी एंड एल, कितना हो गया 15,000। अगर आप कैश फ्लो जो वो डायरेक्ट मेथड से बनाते, तो डायरेक्ट मेथड से आप क्या करते, इतनी सारी रामायण के लिए आप क्या करते, इन्वेस्टिंग के अंदर एक ही चीज लिखते, ये आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो आप क्या करते, रिसिप्ट फ्रॉम डेटर, कितना 80,000, कितना लिखते 80,000। क्लियर है। अब अगर इनडायरेक्ट मेथड से करें तो नेट इम्पैक्ट जो है वो इन सब का जो कितना आना चाहिए 80,000 आना चाहिए, अगर 80,000 आ रहा है तो फिर ठीक है, नहीं तो खराब है, गलत है। क्लियर है। चेक करें भाई इसका इम्पैक्ट कितना आएगा इस साइड से, तो देखो सबसे पहले आपके ये ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट में आपने क्या लिखा होगा, बाय सेल्स लिखा होगा, कितने का लिखा है सेल्स आपने, अपन इसकी क्रेडिट सेल्स एक ही मान लेते हैं 1 लाख। उसके अलावा इसके कारण जो आपने क्या लिखा, बैड डेट्स आपके पीएनएल में जाएगा क्या, नहीं, बैड डेट्स जो प्रोविजन के अंदर ही खत्म हुआ है। प्रोविजन जो उसके लिए पीएनएल में लिखा गया है टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, कितने का है, आपने कितने का बनाया 15,000 का बनाया। ठीक है। और बाद में मान लीजिए आपका नेट प्रॉफिट लास्ट बचता है सपोज टू, नेट प्रॉफिट जो मान लीजिए 80,000 बचता है ना, यहाँ आप क्या करोगे, इनडायरेक्ट मेथड में आप लिखोगे, सीधा शुरुआत करोगे, नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड, कितना 80,000। क्लियर है। नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड जो कितना है 80,000। ये आपको पता है कि इस 80,000 में क्या हो चुकी है, दो चीजें, एक तो ऐड हुई है, ऐड क्या हुई है, आपने जो क्रेडिट सेल की है वो ऐड हो रखी है, कितने की आपकी 1 लाख रुपीज की, तो ये है एक, तो इसमें क्या हो रखा है 1 लाख रुपीज जो वो क्रेडिट सेल्स के ऐड हो रखे हैं, और आपके इसमें जो प्रोविजन के आपके 15,000 जो वो लेस हो चुके हैं। क्लियर। ये 80,000 जब कैलकुलेट किए हैं तो उसमें 1 लाख रुपए तो आपके सेल्स के जो वो ऐड हो रखे हैं और 15,000 प्रोविजन के लेस हो रखे हैं। ठीक। उसके बाद में हम क्या करेंगे, एडलेस इसके अंदर तो नॉन ऑपरेटिंग वाला इस पूरे ट्रांजेक्शन में कोई है ही नहीं, सारे सारे ऑपरेटिंग है और ना कोई नॉन कैश आइटम है, तो हम क्या करेंगे, इंक्रीज इन करंट ऑपरेटिंग असेट्स, और जिसमें क्या है लेटर में क्या हो रहा है भाई, इंक्रीज हो रहा है ना, 50,000 से 1,10,000 हो रहे हैं, तो आप क्या करोगे, जिसमें जो वो लेटर इंक्रीज हो रहे हैं तो आप क्या करोगे, लेस करोगे, लेस करोगे कितना करोगे 50,000 से
50,000 से कितने हो गए? 50,000 से बढ़ के 1,10,000 हो गए। 50,000 से बढ़ के 1,10,000 हो गए, मतलब कि 60,000। तो 60,000 क्या करोगे आप? 60,000 क्या करोगे? लेस करोगे। क्लियर है? उसके बाद में प्रोविजन फॉर बेड, ये बेड एंड डाउटफुल डेब्ट, ये भी जो एक तरीके से करंट ऑपरेटिंग लाइबिलिटीज है। तो उसके अंदर देखो कितना हुआ है भाई, 15,000 से 20,000 हुआ है। इंक्रीज हुआ तो क्या करोगे? ऐड करोगे। ऐड करोगे। इंक्रीज इन करंट ऑपरेटिंग लाइबिलिटी, जिसमें आपका प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट कितने से? 5,000 से। तो इसे क्या करोगे? ऐड करो। तो आपने नेट जो है वो इन पूरे ट्रांजैक्शन का इम्पैक्ट क्या दिया है, उनका समरी जो है वो ये कैलकुलेट कर लो आप। क्या क्या किया आपने इसमें इन सब घटनाओं के कारण? एक तो आपने यहाँ पर पहले तो 1,00,000 प्लस किए, 15,000 उसमें से माइनस किए, फिर जो वो आपने 60,000 माइनस किए, फिर जो 5,000 प्लस किए। तो नेट क्या हो रहा है आपका? 1,00,000 माइनस 15,000 माइनस 60,000 प्लस 5,000। एक सेकंड, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिया मैंने? 30,000, एक सेकंड है ना। सेल 1,00,000 की 1,00,000 है। यहाँ पर आया 80,000, तो वहां पर भी इम्पैक्ट कितने का आना चाहिए? 80,000 का इम्पैक्ट जो वो आना चाहिए। क्लियर है? सेल जो वो ऐड हो रखी है 1,00,000 की, प्रोविजन जो वो ऐड हो रखा है, सेल्स जो वो 1,00,000 की। एक सेकंड, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं कर दी? मेरे को एक बार चेक करने दीजिए। -10,000 माइनस 10,000, 50,000 प्लस 1,10,000 -10,000, 1,50,000 माइनस 90,000। अच्छा, ये कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी, ये 60,000 ही है, सॉरी, ये 60,000 ही है। तो यहाँ इंक्रीज इन जो है वो कितना हो गया? ये मैंने गलत लिख दिया था भाई। इंक्रीज जो है वो कितना है? 50,000 से 60,000 हुआ, कितना है? 10,000 ही है। ये जो है ये कितना है? 10,000 ही है। तो ये जो है ये कितना आएगा? 60,000 नहीं, इसकी जगह 10,000 ही आएगा भाई। कैलकुलेशन मिस्टेक थी। तो कितना हो गया ये? 1,00,000 माइनस 15,000 माइनस 10,000 प्लस 5,000। तो कितना हुआ नेट इम्पैक्ट? 80,000। हम्म। समझ पा रहे हो बात भाई? एक बार वापस देख लीजिएगा यहाँ तक। देखो भाई, अगर मान लीजिए आपका एक डेटर अकाउंट है और एक प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट है। शुरुआत में 50,000 बैलेंस था, 1,00,000 की आपने और सेल की, जिसमें से 10,000 का बैड डेट्स हो गया और 80,000 की कैश रिसिप्ट हो गई। तो आपका बैलेंस बचा जो 60,000। समझ पा रहे हो बात भाई? 8 6 14 और 15 15, ये टोटल मैच हो गए। साल के शुरुआत में प्रोविजन जो था वो 15,000 का था लास्ट, और उसमें से 10,000 बैड डेट्स के राइट ऑफ किए। इस साल 15,000 का और बनाया ताकि आप 20,000 जो क्लोजिंग बैलेंस रखना चाहते थे। अगर आपका डायरेक्ट मेथड होता तो आप सीधा क्या करते? रिसिप्ट फ्रॉम डेटर 80,000, बाकी इसमें से कुछ भी नहीं लिखते। लेकिन अगर आप इनडायरेक्ट है तो उस केस के अंदर आप क्या करते? ट्रेडिंग के अंदर 1,00,000 लिखते, फिर प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट जो 15,000 लिखते, नेट प्रॉफिट जैसे मान लीजिए 80,000 है तो आप नेट प्रॉफिट से शुरू करते। नेट प्रॉफिट 80,000। अब इस 80,000 में क्या हो रखा है? एक तो 1,00,000 ऐड हो रखा है और एक 15,000 लेस हो रखा है। इसके बाद आप सीधा क्या करते? इंक्रीज इन डेटर, डेटर के अंदर जो भी इंक्रीज हुआ वो लेस करते, तो 10,000 ये लेस करते। और इंक्रीज इन करंट ऑपरेटिंग लाइबिलिटी, जिसके अंदर प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल में 5,000 का इंक्रीज हुआ, वो क्या करते? ऐड करते। तो नेट सारों का क्या इंपैक्ट है? नेट सारों का इंपैक्ट जो वो ये है कि आपने 1,00,000 तो ऐड किए, 15,000 जो वो लेस किए, उसके बाद में 10,000 जो वो लेस किए, और 5,000 जो वो ऐड किए। तो अल्टीमेटली जो कितना बचा?
ये 25 गए और 5 आए तो वापस कितना बचा आपका? 80,000। समझ पा रहे बात? तो चाहे इस तरीके से करो चाहे उस तरीके से करो, आपका नेट इम्पैक्ट जो वो सेम टू सेम आएगा। क्लियर है भाई यहाँ तक का? यहाँ तक में कोई डाउट हो तो बता दीजिए, फिर जो अपन आगे बढ़ते हैं। अब एक आता है आपका फंड फ्लो स्टेटमेंट। देखो इसकी थ्योरी जो वो तो अपन 2 मिनट बाद देखेंगे, पहले जो इसको फंड फ्लो स्टेटमेंट को बनाना सीखते हैं। फंड फ्लो स्टेटमेंट कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा ही है फंड फ्लो स्टेटमेंट। क्या करना है आपको? ये है आपका ये विजिबल है भाई कलर? कुछ भी नहीं करना फंड फ्लो स्टेटमेंट का। पहले तो देखते हैं कि बना। क्रेडिट सेल ऐड, क्रेडिट सेल ऐड वहां पर हो रखी है बाय सेल्स। जैसे ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर, जैसे आपने ट्रेडिंग अकाउंट जब लिखा था ना, तो ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर क्या लिखा होगा? बाय सेल्स लिखा होगा। बाय सेल्स लिखा होगा मतलब कि आपने क्या कर रखा है? उसको ऐड कर रखा है। समझ आ रही बात भाई? आपका ट्रेडिंग पीएनएल का जो नेट प्रॉफिट आया है 80,000, उस 80,000 को कैसे आया? तो उस 80,000 के अंदर 3 लाख कैश सेल्स के ऐड हुए और 15,000 जो प्रोविजन के लेस हुए। उसके अलावा कुछ और भी एक्स्ट्रा जो ऐड लेस हुए होंगे, तब जाके वो 80,000 पे पहुंचा है। लेकिन उस 80,000 पहुंचने में एक तो 1 लाख ऐड हो रखे हैं और एक 15,000 जो लेस हो रखे हैं। अपन इस सिर्फ इस ट्रांजेक्शन का जो अगर इम्पैक्ट देखें तो इस ट्रांजेक्शन की वजह से जो है, एक तो 1 लाख के सेल्स के अंदर जो है उसकी वजह से ऐड हो रखे हैं, और एक जो 15,000 के लेस हो रखे हैं। देखो अब समझिएगा, फंड फ्लो स्टेटमेंट क्या है? ये जो पोर्शन है पूरा, ये वाला जो पोर्शन है, इसको अलग कर दीजिए। इसको क्या कर दीजिए? अलग कर दीजिए। और इसको एक अलग नाम से स्टेटमेंट बनाइए, जिसका नाम रखिए स्टेटमेंट ऑफ फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन। समझ आ रही बात? इसको एक अलग जो है वो, आप पूरा का पूरा जो है ये वाला इतना पोर्शन जो है वो, इसको एक अलग स्टेटमेंट बनाइए। इसको जो है क्या कीजिए, पूरा एक अलग स्टेटमेंट बनाइए और उस स्टेटमेंट का नाम रख दीजिए स्टेटमेंट ऑफ, अगर वो कलर नहीं दिख रहा हो तो स्टेटमेंट ऑफ फंड्स फ्रॉम, फंड्स फ्रॉम ऑपरेशंस। क्लियर? समझ आ रही बात? इतने पूरे को क्या कर दीजिए, एक अलग बना दीजिए। हमने कहा ठीक। और क्या करना है? उन्होंने कहा कि और जो है आप क्या कीजिए, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, इसको क्या कीजिए, अलग कीजिए। हमने कहा कि इसको क्या अलग किस तरीके से करें? तो उन्होंने कहा कि इसको जो वो इस तरीके से ना करके आप क्या कीजिए, एक अलग से जो स्टेटमेंट बनाइए। हमने कहा कैसे स्टेटमेंट? तो उन्होंने कहा कि एक स्टेटमेंट बनाइए, स्टेटमेंट फॉर चेंज इन
वर्किंग कैपिटल, वही करंट ऑपरेटिंग असेट्स जितनी भी है वो लिखिए, लेस करंट ऑपरेटिंग लाइबिलिटीज। वो भी कैसे? ओपनिंग और क्लोजिंग। नेट वर्किंग कैपिटल आ जाएगी आपकी, ये आ गई आपकी नेट वर्किंग कैपिटल। अब आप खुद बताइए, अगर इंक्रीज इन नेट वर्किंग कैपिटल है तो क्या ऐड करेंगे या लेस करेंगे? इंक्रीज इन नेट वर्किंग कैपिटल है तो उसे ऐड करेंगे या लेस करेंगे? लेस करेंगे, क्यों? क्योंकि इंक्रीज इन करंट नेट वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या है? करंट एसेट ज्यादा है तो करंट एसेट के जैसा चलेगा। हमने कहा फिर उन्होंने कहा कि कुछ भी नहीं है, आपका ये जो है वो फंड फ्लो स्टेटमेंट बहुत आसानी से तैयार हो जाएगा। सिंपल सा ही चलता है, आपको एक्टिविटीज वगैरह के हिसाब से कुछ भी नहीं करना है। ये हो गया आपका सोर्सेज और ये हो गया आपका एप्लीकेशन। पैसा कहाँ से आया है और पैसा कहाँ गया है। अगर आपका इंक्रीज इन नेट वर्किंग कैपिटल है मतलब कि पैसा आया है या पैसा गया है? भाई इंक्रीज इन नेट वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या है? कि लेस करना, लेस करना मतलब कि पैसा गया है। तो अगर ये जो है इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल है तो इधर एप्लीकेशन में आ जाएगा, और डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल है तो इधर आ जाएगा। फंड्स फ्रॉम ऑपरेशंस, फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन में क्या हो जाएगा? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो भी है उसमें प्रोविजन फॉर टैक्स जो वो ऐड किया, और उसके बाद में जो क्या कर दोगे आप? नॉन कैश एक्सपेंस और नॉन कैश जो लॉसेज है या नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस या नॉन ऑपरेटिंग लॉसेज जो है उनको क्या कर दोगे? ऐड कर दोगे। और नॉन कैश नॉन एक्सपेंस इनकम और नॉन एक्सपेंस नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग गेंस जो है उनको लेस कर दोगे। तो क्या आ जाएगा आपका? फंड फ्रॉम ऑपरेशन। ये अलग एक फॉर्मेट बना के, एक स्टेटमेंट बना के जो वो कर दोगे। क्लियर है? तो ये इसका आ जाएगा। समझ पा रहे हो बात? फंड फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब क्या है? ये इतना पार्ट जो क्या करो, एक अलग से स्टेटमेंट बना के कैलकुलेट कर दीजिएगा। ये वाला, ये वाला जो है वो एक आप अलग से स्टेटमेंट बना दीजिएगा। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, उसके अंदर प्रोविजन ऐड कर दीजिएगा, नॉन कैश एक्सपेंस वगैरह जो है वो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, और ये लेस करके आपका जो ये नेट है वो जो है फंड फ्रॉम ऑपरेशन हो जाएगा। तो ये आपका फंड फ्रॉम ऑपरेशन हो गया। और उसके अलावा जहां जहां से भी पैसा मिला है, अब देखो, आपको इन्वेस्टिंग से पैसा मिले या फाइनेंसिंग से मिले वही देखना है ना, बाकी के नहीं देखने। क्यों? क्योंकि आपका जो ऑपरेटिंग से पैसा मिलना है उसका सारे का एडजस्टमेंट जो वो हो चुका है। क्लियर है? तो इसके बाद में रिसिप्ट फ्रॉम सेल ऑफ असेट्स, ठीक है, इशू ऑफ शेयर्स, जो प्रोसीड मिला है, जितना पैसा मिला है वो आ जाएगा। डिविडेंड रिसीव्ड, और जो भी नॉन
ऑपरेटिंग इनकम रिसीव हुई है या नॉन ऑपरेटिंग जो इनफ्लो है वो, और यहाँ पर जो वो जो क्या आ जाएगा आपका परचेज ऑफ असेट्स, एक ध्यान रख के जो लेस करना है, इनकम टैक्स पेड और डिविडेंड पेड। उसके बाद में और क्या कर सकते हो आप, और एप्लीकेशन कहाँ यूज कर सकते हो, लोन रीपे, ठीक है, बाय बैक ऑफ शेयर्स वगैरह वगैरह जो कर दीजिएगा। क्लियर है? तो सोर्स और एप्लीकेशन जो दोनों का टोटल क्या रहेगा आपका, बराबर ही रहेगा। क्लियर है? समझ पा रहे हो बात? बस इसके अंदर एक चीज जो वो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जब आप करंट ऑपरेटिंग एसेट देखोगे, देखो दोनों में फर्क क्या है। दोनों में फर्क ये है कि जब एक तो ये जो फॉर्मेट में चेंज है जो तो है ही, उसके अलावा यहाँ जब आप इंक्रीज और डिक्रीज देख रहे हो ना, करंट ऑपरेटिंग एसेट के अंदर इंक्रीज और डिक्रीज देख रहे हो ना, तो यहाँ पर जो आप क्या लिखिएगा इसके अंदर, करंट ऑपरेटिंग एसेट और इसमें कर रहे हो ना, तो क्या होगा, अदर देन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। क्यों सर, ये क्यों? क्योंकि भाई कैश फ्लो स्टेटमेंट में लास्ट में आप लिखोगे एड ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तो आपका पहुंचेगा क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तो वो अल्टीमेटली वहां पर एडजस्ट हो जाएगा। इस वजह से करंट एसेट में अदर देन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जो वो देखना है। जबकि फंड फ्लो स्टेटमेंट जब बनाते हो तो उसके अंदर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को कोई अलग से तवज्जो नहीं है, वहां सारी करंट एसेट जो वो क्या है, बराबर है। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में भी जो इंक्रीज आएगा वो किस में आएगा आपका, जो वर्किंग कैपिटल में आएगा। तो वर्किंग कैपिटल, यहाँ जो वर्किंग कैपिटल होगी फंड फ्लो में, उसके अंदर करंट एसेट के अंदर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट होगा, जबकि वहां पर जब इंक्रीज वगैरह देखोगे तो वहां पर कैश को कंसिडर नहीं करोगे, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को। ये जो है दोनों में फर्क है। समझ पा रहे हो बात भाई यहाँ तक का? क्लियर है? अब कई बार जो क्या करते हैं अपन, क्वेश्चन जो है वो अगर और आगे से शुरू करें, मतलब कि क्या करें, जैसे आपको पी एंड एल अप्रोप्रिएशन दे रखा है, तो यहाँ पर दे रखा है जैसे कि टू पी एंड एल ट्रांसफर टू बैलेंस शीट, कि भाई बैलेंस शीट में इतना ट्रांसफर किया, इतना जो वो जनरल रिजर्व में ट्रांसफर किया, इतना जो आपने प्रपोज डिविडेंड किया, और इतना जो वो मान लीजिए आपने कोई रिजर्व से पैसा लिया है, बाय रिजर्व से, ठीक है, और ये जो है इस तरीके से दे रखा हो, तो कुछ भी नहीं है, मतलब कि नेट प्रॉफिट दे नहीं रखा है, तो आपको पता है कि भाई ये जो है इन तीनों को ऐड करो और इसमें से जो वो क्या कर दो, ये लेस कर दो, तो आपको क्या हो जाएगा, नेट प्रॉफिट आ जाएगा। बाकी आगे जो वो सारी की सारी रह जाएगी। तो ट्रांसफर टू पी एंड एल अकाउंट, ट्रांसफर टू रिजर्व, और प्रपोज डिविडेंड, और इसमें से लेस अमाउंट टेकन बैक फ्रॉम रिजर्व। तो ये जो इतनी कैलकुलेशन करोगे तो क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इसके आगे जो वो सेम उसी तरीके से जो कैलकुलेशन चलेगी। यहाँ तक में कोई डाउट हो तो बता दीजिए, नहीं तो फिर अपन जो वो नोट्स पे चलते हैं।
तो भाई कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है भाई, चल क्यों नहीं रही? कैश फ्लो स्टेटमेंट AS3 डेफिनेशन, कैश का मतलब क्या है? कैश इन हैंड और डिमांड डिपॉजिट विथ बैंक। देखो दो डिपॉजिट होती है, एक डिमांड डिपॉजिट और एक टर्म डिपॉजिट। टर्म डिपॉजिट में जब आपका जितना टाइम दिया है उसके बाद ही आप पैसा मांग सकते हो। डिमांड डिपॉजिट में जब पैसा मांगोगे तब बैंक आपको पैसा वापस देगी, तो वो डिमांड डिपॉजिट हो गया। कैश इक्विवेलेंट क्या है? शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट रेडिली कन्वर्टेबल इनटू नाउन अमाउंट ऑफ कैश सब्जेक्ट टू इनसिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ चेंजेस इन वैल्यू। अगर आपने जैसे कोई ऐसी कंपनी के इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट किया जिसमें से पैसा आप 2 महीने में निकाल तो सकते हो, लेकिन उसकी वैल्यू में चेंज आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, तो उस केस के अंदर वो आपका कैश इक्विवेलेंट नहीं आएगा। कैश इक्विवेलेंट का मतलब कैश के जैसा जैसा है। कैश का जो है, जैसे 10 रुपए का नोट है, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि भाई 10 रुपए का नोट 11 रुपए के जैसे चले? नहीं, वो 10 रुपए की उसकी वैल्यू रहेगी। तो वैल्यू में चेंज आने के चांसेस बहुत जो कम हो। सिक्योरिटी विद शॉर्ट मैच्योरिटी पीरियड से दे 3 मंथ और लेस फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन, ये भी नॉर्मली है, ऐसा कोई रूल नहीं है ना। पर्पज क्या है? ताकि टू एक्सप्लेन द कैश मूवमेंट बिटवीन 2 पॉइंट ऑफ टाइम बाय डिफरेंट एक्टिविटीज, कहाँ कहाँ से पैसा आ रहा है या नहीं आ रहा है। कैश होना चाहिए, कैश और कैश इक्विवेलेंट होना चाहिए, उसका इनफ्लो और आउटफ्लो होना चाहिए, और स्टेटमेंट फॉर्म है, अकाउंट फॉर्म नहीं है। दो मेथड है, डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड। क्लासिफिकेशन ऑफ एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग में कौन सी आएगी? सबसे पहले देखेंगे इन्वेस्टिंग है, उसके बाद देखेंगे फाइनेंसिंग है। अगर दोनों में नहीं है तो वो अपने आप जो ऑपरेटिंग बचेगी। इन्वेस्टिंग जो क्या है? लॉन्ग टर्म एसेट, परचेज और सेल से रिलेटेड, इनकम और एक्सपेंसेस है। और फाइनेंसिंग के अंदर लॉन्ग टर्म लोन्स एंड कैपिटल, और शॉर्ट टर्म लोन भी अगर ले रखा है ना आपने, जस्ट टर्म लोन वगैरह ले रखा है तो वो यहाँ आ जाएगा, तो इसके साथ जो शॉर्ट टर्म लोन भी लिख दीजिएगा, है ना। जैसे वर्किंग कैपिटल के लिए लोन लिया है तो उस केस के अंदर वो फाइनेंसिंग के अंदर आ जाएगा, और उस इनसे रिलेटेड कोई इनकम और एक्सपेंसेज है तो वो भी यहाँ आ जाएंगे। ये जो है ये ऑपरेटिंग जो कोर बिजनेस एरिया, परचेज सेल डेटर से वगैरह से, और इनकम और एक्सपेंसेज, और उसके अलावा ये रेजिडरी है, कोई अगर ऐसा है जो कहीं नहीं आ रहा है तो उस केस के अंदर वो यहाँ आ जाएगा। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ये जो है वो अपनी प्रिंसिपल एक्टिविटी, जो भी रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी है, परचेज सेल जिसकी करते हैं उससे होने वाला है। जनरली रिजल्ट फ्रॉम ट्रांजैक्शन एंड अदर इवेंट्स दैट रोल इन द डिटर्मिनेशन ऑफ नेट प्रॉफिट और लॉस, जो अपन नॉर्मली नेट प्रॉफिट और लॉस के लिए अपन नफा नुकसान करने के लिए, जो कमाने के लिए जो काम करते हैं उससे आने वाला पैसा। एग्जाम्पल दे रखे, कैश रिसिप्ट फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स वगैरह पढ़ लीजिएगा, इसमें कोई डाउट हो तो बता दीजिएगा। उसके बाद में इन्वेस्टिंग, इसके भी जो है वो दे रखे हैं, सिंपल सिंपल से, ये कोई में डाउट आए तो आप बता दीजिएगा। और वैसा वैसा जो वो आपका ये फाइनेंसिंग है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, डायरेक्ट के अंदर जो क्या करोगे, कैश सेल्स रिसिप्ट फ्रॉम डेटर, कैश परचेज, पेमेंट टू क्रेडिटर वगैरह वगैरह जो भी है। और कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी अगर इनडायरेक्ट से करोगे तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, अगर आफ्टर टैक्स है तो प्रोविजन जो इस साल का बनाया है वो, और नॉन ऑपरेटिंग और नॉन कैश एक्सपेंस और लॉसेज वगैरह जो ऐड करोगे, और ये इस तरीके से करोगे। उसके बाद में जो वो इंक्रीज और डिक्रीज जो भी है वो आपका कर दोगे, तो ये आपका आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, वो दोनों में सेम ही रहेगा, चाहे डायरेक्ट है चाहे इनडायरेक्ट है। सम एक्स्ट्रा पॉइंट, बैंक ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट जो वो फाइनेंसिंग बिकॉज एज पर शेड्यूल 3 दीज आर शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। भाई ये जो मैंने शुरुआत के अंदर जो बैंक ओवरड्राफ्ट जो वो बता दिया था, सॉरी ये पहले जो था शेड्यूल 3 के पहले का बता दिया था। बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट जो है वो सीसी जो भी लेते हो आज के टाइम में, उससे जो भी पैसा आता है वो आज के टाइम में फाइनेंसिंग माना जाता है, बिकॉज जो शेड्यूल 3 है वो क्या है, एक तरीके से इसने शॉर्ट टर्म बोरोइंग मानता है। नॉर्मली ये पहले जो कैश का सॉरी बैंक का नेगेटिव बैलेंस जो माना जाता था। समझ आ रही बात? तो आज के टाइम में शेड्यूल 3 के कारण जो ये क्या होता है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग के अंदर जो वो आता है, फाइनेंसिंग के अंदर आता है। ये चीज एक ध्यान रखिएगा। फंड फ्लो स्टेटमेंट आल्सो नोन एज फंड स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ सोर्स एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड, वेयर गॉन और वेयर रिसीव्ड वगैरह वगैरह। इसका जो पॉपुलर मीनिंग है वो वर्किंग कैपिटल, और वो भी कौन सी, नेट वर्किंग कैपिटल। फ्लो ऑफ फंड एनी ट्रांजेक्शन विच मेक्स एनी चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, ये चीज समझिएगा। देखो कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या होता है कि कैश का इनफ्लो या आउटफ्लो होना चाहिए, तो आप क्या कहते हो, कोई भी ऐसा ट्रांजेक्शन जिसमें जो वो
जैसे कुछ जा रहा है, कुछ जा रहा है और उसके बदले में कैश आना चाहिए, या फिर जो है कुछ आ रहा है और उसके बदले में जो क्या होना चाहिए, कैश जाना चाहिए। जबकि फंड फ्लो स्टेटमेंट में थोड़ा सा उल्टा हो जाता है। फंड फ्लो में क्या कह रहा है, कुछ जा रहा है उसके बदले में क्या आना चाहिए, वर्किंग कैपिटल आनी चाहिए, या फिर कुछ आ रहा है उसके बदले में वर्किंग कैपिटल जानी चाहिए। हमने कहा कि वर्किंग कैपिटल का मतलब, तो उन्होंने कहा कि करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी, करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में आप क्या कहते हो कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में तभी आएगा जब कैश के अंदर जो क्या होगा, कौन सा वाला भाई, ये फाइनेंसिंग वाला, बैंक ओवरड्राफ्ट वाला? तो देखो यहाँ पर जो वो, ये एक चीज आपको ध्यान रखनी है, बैंक ओडी वाला यार ये चेक करना पड़ेगा, मैं आज एक बार चेक और कर लूंगा इसको, क्योंकि एक्चुअल में क्या कॉलेज की जो बुक्स है उसके अंदर लिख रखा है, अब उस वजह से मैंने इसको लिखा है। एक बार मैं और चेक कर लूंगा, क्योंकि मैंने खुद नहीं जो बैंक ओवरड्राफ्ट ऐसा लिखा था, लेकिन फिर जब नोट्स बना रहा था तो वो कॉलेज की बुक्स में जो है वो इस तरीके से लिखा था, इस वजह से मैंने कहा कि आरपीएससी से कौन माथापौड़ी करेगा। हाँ, उसी उसी बुक के हिसाब से मैंने जो है वो लिख बताया। क्लियर है, इसमें सही लिखा है ना? हाँ, तो देखो कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या होगा, कैश आना चाहिए या कैश जाना चाहिए। तो अगर कोई ट्रांजैक्शन जो है ऐसा जिसके में कुछ जा रहा है और उसके बदले में कैश आ रहा है, या कुछ एक जो है वो कैश होना चाहिए, तभी जो कैश फ्लो स्टेटमेंट में आएगा। यहाँ पर जो एक क्या होना चाहिए, वर्किंग कैपिटल होना चाहिए। तो इस केस, इस कारण क्या है कि अगर आपकी कोई नॉन करंट लाइबिलिटी है वो जा रही है और उसके बदले में कोई नॉन करंट एसेट आ रही है, या नॉन करंट एसेट और नॉन करंट लाइबिलिटी का है कोई ऐसा ट्रांजेक्शन है, जैसे कि आपने क्या कर दिया, आपने एक बिल्डिंग ली और वो लोन पे ली, तो क्या वो फंड फ्लो स्टेटमेंट में आएगी क्या? नहीं, क्योंकि उसमें वर्किंग कैपिटल का मूवमेंट नहीं है। वहीं पर अगर जैसे कैश जाए और कैश ही आए बदले में, तो उस केस के अंदर जो कैश फ्लो स्टेटमेंट में नहीं आएगा। वैसा वैसा अगर करंट लाइबिलिटी जा रही है और उसके बदले में करंट असेट आ रही है, तो वो फंड फ्लो स्टेटमेंट में नहीं आएगा। तो एक एक्टिविटी जो वो नॉन होनी चाहिए और एक जो वो करंट वाली होनी चाहिए, नॉन करंट और करंट, या फिर नॉन करंट और करंट, या फिर नॉन करंट और करंट, या फिर इस तरीके से करंट या नॉन करंट, तभी जो है वो वर्किंग कैपिटल में आएगा। समझ पा रहे हो बात भाई? जैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट में बिल्डिंग लो और उसके बदले में जो आप मशीनरी दो, तो वो कैश फ्लो स्टेटमेंट में नहीं आएगा। वैसा वैसा यहाँ पर नॉन करंट जो है वो लाइबिलिटी के बदले में नॉन करंट एसेट है, या नॉन करंट लाइबिलिटी के बदले में नॉन करंट लाइबिलिटी है, तो नहीं आएगा। नॉन करंट लाइबिलिटी के बदले में करंट लाइबिलिटी तो आएगा, नॉन करंट लाइबिलिटी के बदले में करंट एसेट आ रही है तो आएगा, नॉन करंट एसेट के बदले में करंट एसेट तो आएगा, और नॉन करंट एसेट के बदले में करंट एसेट तो आएगा। समझ पा रहे हो बात? तो एक नॉन होना चाहिए और एक करंट होना चाहिए, तभी जो वो यहाँ आएगा। ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व फ्रॉम द इन्वॉल्व फ्लो ऑफ फंड किसके अंदर आता है? जैसे ये चार तो ये घटनाएं हो गई, पांचवी जो जैसे फ्लो ऑफ फंड ड्यू टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट और ऑपरेटिंग लॉसेज की वजह से जो फंड फ्लो, फंड फ्रॉम ऑपरेशन कैलकुलेट करते हैं, या फिर फ्लो ऑफ फंड ड्यू टू नॉन ट्रेडिंग रिसिप्ट इनकम एंड पेमेंट एक्सपेंसेस वगैरह, लॉसेज वगैरह जो भी है वो नॉर्मल जैसा आएगा वैसा आएगा। वो अपने उस स्टेटमेंट से देख लेंगे। ये नॉन करंट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी का जो है एक स्टेटमेंट बना के दिया, कोई किसी में डाउट ना रहे। देखो टोटल जो सोर्स है वो किसके बराबर रहेगा, टोटल यूजेज के बराबर। तो इंक्रीज इन इक्विटी एंड लाइबिलिटी प्लस डिक्रीज इन असेट। भाई पैसा आएगा कब, या तो आप इक्विटी से इश्यू करोगे या लोन लोगे, या फिर आप असेट को सेल करोगे। तो यहाँ से जितना पैसा आएगा वो किसके बराबर होगा, डिक्रीज इन इक्विटी और लाइबिलिटी प्लस इंक्रीज इन असेट। ये इस तरीके से वो असेट और लाइबिलिटी के हिसाब से बता रखा है। चेंजेज इन वर्किंग कैपिटल, ये करंट एसेट हो गई, ये करंट लाइबिलिटी हो गई, और ये जो नेट वर्किंग कैपिटल हो गई उसका इंक्रीज और डिक्रीज देख लीजिएगा। फंड फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन, ये पी एंड एल, यहाँ पर जो वो अपन ने पी एंड एल अप्रोप्रिएशन से शुरू किया ना,
उसके बाद में ये नॉन कैश आइटम और वो नॉन ऑपरेटिंग जो है वो ऐड कर दो, और नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग इनकम जो उनको लेस कर दीजिए, और नॉन कैश एक्सपेंस और नॉन कैश लॉसेज को ऐड कर दीजिए, और ओपनिंग बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ P&L जो वो तो आपको आ जाएगा फंड फ्रॉम ऑपरेशन। ये ओपनिंग बैलेंस ऑफ P&L किस तरीके से लिखा कि अगर जैसे क्वेश्चन जो आपको क्या कर दे, आपको दे दे कि आपके P&L का बैलेंस जो वो समझिएगा, जैसे आपको P&L का बैलेंस दे दे कि P&L का जो शुरुआत का बैलेंस है वो बाय बैलेंस BD है आपका 50,000, और ये टू बैलेंस CD है आपका 70,000। तो इसका मतलब क्या है, इस साल के बैलेंस शीट से आपका P&L के अंदर जो कितना आया है, बैलेंस शीट से P&L में कितना आया है, तो बाय P&L अकाउंट जो कितना आया आपका, एक तरीके से बैलेंस शीट में कितना ट्रांसफर हुआ है, 20,000 का। ठीक है, तो आप इसको सीधा जो इस तरीके से ना देके अगर आपको इस तरीके से दे दिया जाए तो आप क्या कर दोगे, क्लोजिंग बैलेंस के हिसाब से और लास्ट में जो ओपनिंग बैलेंस के हिसाब से, या फिर सीधा 20,000 से भी शुरू कर सकते हो। समझ पा रहे हो बात, ये सिचुएशन के हिसाब से होगा, आप जैसा जैसी सिचुएशन होगी जहाँ से दे रखा है वहाँ से सबसे पहले नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो वो कैलकुलेट करना है, और उसके बाद में जो है दो तरीके से बनाया जा सकता है, रिपोर्ट फॉर्म और अकाउंट फॉर्म। रिपोर्ट फॉर्म के अंदर इस तरीके से बना दोगे, और अकाउंट फॉर्म के अंदर जो वो ये इस तरीके से बना दोगे, ये आपका अकाउंट फॉर्म, सोर्स और एप्लीकेशन। क्लियर है? क्लियर है भाई यहाँ तक का? कोई डाउट हो तो बता दीजिए। क्लियर है? क्वेश्चन कीजिएगा ट्राई, और कोई डाउट हो तो व्हाट्सएप नंबर है ही मेरे। और रेशियो के जो है वो कल सुबह बता पाएंगे, एक्चुअली थोड़ा काम है, अगर हो गया तो उस केस के अंदर नहीं होगा, नहीं तो जो है वो क्लास रख लेंगे। रेशियो के जो नोट्स हैं वो मैं कल दिन तक जो है वो अपडेट कर दूंगा, तो रेशियो के जो फॉर्मूले आप याद करना शुरू कर दीजिएगा, फिर जो अपन उसको समझ लेंगे। अगर कल क्लास रखे तो कल ही कर लेंगे, नहीं तो जो परसों समझ लेंगे। क्लियर है? यहाँ तक का देखिएगा, और जो है MCQ जो है जहाँ से भी मिले ना वहाँ से भी करते रहिएगा, और कोई भी क्वेश्चन मिले वहाँ से प्रैक्टिस करते रहिएगा, बाकी जो मैं अपडेट कर रहा हूँ और अपडेट करता रहूँगा, है ना? ओके।